हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या। फटाफट आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। आज केजरीवाल का क्या होगा, ये बड़ा सवाल। कोलकाता पहुंचेगी सीबीआई की टीम। जम्मू कश्मीर से खबर, चुनाव तारीखों का ऐलान। शेख हसीना पर हत्या का केस, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक, आसाराम को 7 दिन की पैरोल। यमन में बाढ़, बारिश के बाद तबाही। ये तमाम बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। जम्मू के पटनीटॉप के पास से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर रखा है। डोडा में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन इस वक्त देखा जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। आज भी कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। राजस्थान में 2 दिनों में बारिश के चलते हुए हादसे में 22 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जयपुर सहित कई जिलों में स्कूल मंगलवार को भी बंद रहे। जयपुर मौसम विभाग ने आज भी भरतपुर, जयपुर, अजमेर व कोटा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में 16 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं राजस्थान सरकार में आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बाढ़ प्रभावित करौली इलाके के हालात का जायजा लिया। और वहीं दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में भी 3 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। दिल्ली में मंगलवार को रुक रुक कर बारिश हुई। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक सफदरजंग में 20.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 12 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से 13 अगस्त को सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे में पालम में 29.4 मिलीमीटर, लोधी रोड में 24.7 मिलीमीटर और नसफगढ़ में 41.5 मिलीमीटर बारिश हुई। और वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार की तैयारियां क्या है, इसको लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने TV9 से खास बातचीत। देखिए अभी लेवल जो है 204.35 है जी, और वार्निंग लेवल के नज़दीक पहुंच गया है। तो जो फ्लड डिपार्टमेंट है, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसकी तैयारियों का आज निरीक्षण किया है। और बोट्स वगैरह जो हैं सब चालू हालत के अंदर हैं। लाइफ जैकेट्स वगैरह सब उपलब्ध हैं। और जैसे ही लेवल खतरे पे पहुंचेगा तो वार्निंग के लिए मुनादी वगैरह जो है शुरू कर दी जाएगी। इधर यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा है और उसकी वजह से नदी के आसपास वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है। बाराबंकी में सरयू नदी तांडव मचाने लगी है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ किनारे पर तेज धार की वजह से कटाव भी तेज हो गया है। हालात को देखते हुए नदी के किनारे बसे लोग पलायन करने लगे हैं। केदारीपुर गांव के कई लोग जीवन भर की जमा पूंजी से बने अपने घरों को तोड़कर ईंटें सुरक्षित करने की कोशिश करने में जुटे हैं। नदी और गाँव के बीच में सिर्फ चंद कदम का फैसला बचा हुआ है। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि नदी किसी वक्त घरों को अपने आगोश में लेकर लोगों को बेघर कर सकती है। करीब 60 मकान सरयू नदी की आगोश में आ गए हैं। और चलिए अब आपको वायनाड से आई तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें नदी में बहती गाय के लिए एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर गैस से आई और रेस्क्यू किया गया। आप देखिए। वायरल हो रही वीडियो में नजर आ रहा है कि एक नदी जिसमें पानी का बहाव काफी तेज है, उसमें एक गाय बह रही है। मगर उस गाय को बचाने के लिए वहां एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और टीम उस गाय को बचाने के लिए काफी मेहनत कर रही है। एनडीआरएफ की टीम ने गाय को एक रस्सी से बांधा हुआ है और फिर उसे धीरे धीरे बाहर खींच रही है। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम उस गाय को बाहर निकाल लेती है और कुछ ही समय बाद गाय अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। इधर यमन की बात करें तो यहां पर भी बारिश ने भारी नुकसान पहुंचा दिया है। यहां पर बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 61 तक जा पहुंचा है।
यमन में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने 34,000 से ज्यादा परिवारों को प्रभावित किया है। पश्चिमी यमन में कई शहरों की सड़कों पर अभी भी कई फीट पानी भरा हुआ देखा जा सकता है। सैलाब की चपेट में आकर कई हादसे भी हुए, कई गाड़ियां सैलाब के साथ बह गई। बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 60 के पार पहुंच चुका है। पश्चिमी यमन के जाबिद जिला का अल सुवेदिया गांव बाढ़ के बाद खंडर बन चुका है। गांव में 3 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो गए। कई इलाकों में लोगों तक अभी तक मदद नहीं पहुंच पाई है। और कोलकाता रेप केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, सेमिनार हॉल के पास मरम्मत का काम किया गया है। सेमिनार हॉल में डॉक्टर के साथ रेप और इसके बाद मर्डर की वारदात सामने आई थी। सीबीआई के पहुंचने से पहले मरम्मत का काम, सवाल उठाए क्या सबूतों से छेड़खानी करने की बड़ी साजिश है ये। तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज जहां पर जूनियर डॉक्टर्स के साथ रेप और इसके बाद हत्या की वारदात सामने आई और इसके साथ साथ कई साजिश को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ है। रविशंकर, इससे पहले आपने ही बताया था किस तरह से बड़ी साजिश इस पूरे मामले में हो सकती है, इसको लेकर सवाल खड़े हुए और अब सेमिनार हॉल जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, मरम्मत का काम, यह अपने आप में काफी संदेहास्पद है। जी बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे ये काम हो रहा है वो सेमिनार हॉल स्टाफ हाउस का रास्ता है और सेमिनार हॉल वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी एक कंस्ट्रक्शन की काम चल रहा है, जो रेनोवेशन। अब सवाल उठ रहा है कि जहाँ पे एक मर्डर सीन हुआ है, इतना बड़ा घटना घट चुके हैं जहाँ गैंगरेप वाली तत्व आ रहा है, वहाँ पे ऐसा रेनोवेशन का काम अचानक किसने शुरू करने दिया और अंदर ही अंदर चल रहा था, बाहर से किसी को पता नहीं चल रहा था। लेकिन कोई स्टाफ डॉक्टर ने एक वीडियो किया और इसको बाहर लाया और उसमें देखा जा रहा है, आप अगर स्टिल पिक्चर्स भी देखेंगे तो स्टाफ डॉक्टर्स एरिया बोल के जो जगह है उसके अंदर ही रेनोवेशन चल रहा है। ये डायरेक्ट कहा जा सकता है कि डायरेक्टली ये मतलब एविडेंस टैंपरिंग का काम चल रहा है, क्योंकि दीवार में फिंगरप्रिंट या तो फिर और जो कुछ भी है उसको मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। अब सीबीआई को जब आज ये केस हैंडओवर किया गया है, तब सीबीआई जाके वहाँ पे क्या ढूंढ पाएंगे नहीं पाएंगे ये एक सवाल है। लेकिन इतनी बड़ी रिनोवेशन का काम किसके ऑर्डर से हुआ और कैसे ये हो पाई, कौन इसका जवाब देगा कि अगर एविडेंस कुछ टैंपर किया जा रहा है, अगर एविडेंस टैंपर किया जा रहा है तो क्या छुपाने के लिए एविडेंस टैंपर किया जा रहा है, ये सारे सवाल अब सामने आने लगे हैं। लेकिन पूरा जैसे ये खबर सामने आ रही है, पूरा कह सकते हैं डॉक्टर फैटर्निटी और पूरा कलकत्ता शहर इसमें चौंक गया है कि जहाँ पे क्राइम सीन हुआ है वहाँ पे कैसे रेनोवेशन का काम हो सकता है और किनके ऑर्डर पे हो सकता है। बिल्कुल, ये अपने आप में काफी शॉकिंग है और ये अपने आप कई सवाल खड़े करता है कि जिस जगह पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया वहां पर आखिर कैसे मरम्मत का काम, रेनोवेशन का काम किया जा रहा है, क्या सबूतों को खत्म करने की कोशिश हो रही है, बड़ा सवाल। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए रविशंकर। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, क्योंकि आज से सीबीआई की टीम जो कोलकाता पहुंचकर तफ्तीश को शुरू कर देगी। डॉक्टर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो साथ में जाएगी। कोलकाता डॉक्टर रेप केस में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को सीबीआई अपने हाथ में ले चुकी है। राज्य सरकार को आज सुबह 10 बजे तक सीबीआई को केस डायरी और दूसरा रिकॉर्ड ट्रांसफर करने का निर्देश जारी किया गया है। आज ही दिल्ली से सीबीआई ऑफिसर्स की एक टीम डॉक्टर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ कलकत्ता जाकर मौका वारदात पर मुआयना करेगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न के बाद हत्या की पुष्टि हो चुकी है। इस केस में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और वहीं बीजेपी ने बंगाल सरकार पर कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को छिपाने का आरोप लगाया है। इस पर टीएमसी ने क्या जवाब दिया, ये भी आप देखिए। बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहती है। लॉलेसनेस चरम शिखर पर है और दुख की बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है। यूपी में क्या हुआ? रेप टू मर्डर, देन मर्डर टू द रिलेटिव्स ऑफ द विक्टिम। उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं हुआ था, तो आज बंगाल में वो नाटक करने चला है। इस बीच खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने शराब नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से जमानत की भी गुहार लगाई है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को इस केस में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन 26 जून को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने की वजह से वो अभी भी जेल में है। सिसोदिया को मिली जमानत के बाद केजरीवाल को भी कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। अब दिल्ली में तिरंगा फहराने पर जारी विवाद पर बड़ी खबर है। दिल्ली में 15 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की जगह झंडा आखिर कौन फहराएगा, ये अब साफ हो गया है। देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत के नाम को मंजूरी दी है, जबकि दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने मुख्यमंत्री की सलाह पर आतिशी का नाम उन्हें भेजा था। उनकी जगह मैं मंत्री के तौर पे झंडा 15 अगस्त को फहराऊं, उन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखी तिहाड़ से एलजी साहब को। दिल्ली सरकार ने कैलाश गहलोत के नाम पर मंजूरी दे जाने का स्वागत किया है। यौन उत्पीड़न केस में आसाराम बापू जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल दी है। पुलिस कस्टडी में आसाराम बापू को इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने उनकी अंतरिम पैरोल मंजूर की है। तबियत बिगड़ने की वजह से आसाराम पिछले कई दिनों से जोधपुर एम्स में भर्ती थे। आसाराम बापू 11 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। इससे पहले उन्होंने कई बार पैरोल और जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन हर बार वो खारिज हो गई। आसाराम बापू को 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ रेप का दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम भी जेल से बाहर आ गए हैं। राम रहीम को मंगलवार को 21 दिन की फरलो मिली थी। खबर है कि 21 दिन की फरलो के दौरान गुरमीत राम रहीम यूपी के बागपत जिले में मौजूद अपने डेरा आश्रम में ही रहेंगे। राम रहीम 10वीं बार जेल से बाहर आए हैं। फरलो एक तरह से छुट्टी की तरह होती है, जिसमें कैदी को कुछ दिन के लिए रिहा किया जाता है। खास बात है कि गुरमीत राम रहीम ऐसे समय पर जेल से बाहर आए हैं जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी जारी है। राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहे हैं। राम रहीम को पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2017 में दोषी करार दिया था। और उस बीच बड़ी खबर, यूपी टीचर भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। यूपी सरकार से मेरिट लिस्ट को जारी करने के लिए कहा गया। 3 महीने में मेरिट लिस्ट को जारी करने के लिए कहा गया। 69,000 टीचर्स की भर्ती मामले में यह बड़ा फैसला सामने आया। तो यूपी सरकार में मेरिट लिस्ट को जारी करने के लिए कहा गया। यूपी सरकार से मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए कहा गया। दरअसल यूपी टीचर भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का यह बड़ा फैसला। 69,000 टीचर्स की भर्ती मामले में यह फैसला। और देखिए, हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। पंकज जी, क्या जानकारी इस पूरे फैसले को लेकर? देखिए, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो मामला है उसमें ये कुछ स्टूडेंट्स का ये आरोप है, उनका कहना, और ये मामला इसीलिए कोर्ट में पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट होते हुए, कि जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनको, जो लोग जनरल में उतने मार्क्स पर चले गए हैं उनको भी ओबीसी में डाल दिया गया था। उनका कहना है ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ है। इसी में डबल बेंच, लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसने कल फैसला सुनाया और कहा कि जो रिजर्वेशन की जो रूल है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट पर पूरी जो टीचर की भर्ती की लिस्ट है वो 3 महीने में कोर्ट को दी जाए। इससे इनको लगता है कि उस हिसाब से अगर रिजर्वेशन पॉलिसी पे जाएंगे तो अभी जितने ओबीसी कैटेगरी में टीचरों की भर्ती हुई है उससे दोगुना, यानी उनका मानना है कि 19,000 और भर्ती हो सकते हैं, ऐसा ओबीसी छात्रों का मानना है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 17 अगस्त को बीजेपी की एक अहम बैठक होने वाली है और उसमें बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में होने जा रही ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी।
इस बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में 4 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी फीडबैक लिया जाएगा। बैठक में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अब बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की करते हैं। यहां पर होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तारीखों का बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग इस हफ्ते के अंत में केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ एक बैठक करेगा। इसमें सुरक्षा हालात पर समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर चुनाव की तारीखों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते चुनाव तारीखों की घोषणा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव 5 चरणों में कराया जा सकता है। साल 2014 में जम्मू कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव 5 चरणों में हुआ था। उत्तरी कश्मीर के कई इलाके बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। चुनाव आयोग की टीम 8 से 10 अगस्त तक श्रीनगर और जम्मू का दौरा कर चुकी है। और चलिए अब बात बाबा महाकाल के एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति इन दिनों सुर्खियां बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं उज्जैन पुलिस के डॉग खली की, क्योंकि ये डॉग सुर्खियों में है। आपको दिखाते हैं। खली के पास बाबा महाकाल मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और ये डॉग स्क्वाड टीम का मेंबर भी है। बाबा का ये भक्त मंदिर पहुंचते ही ये सबसे पहले मंदिर में नमन करता है और उसके बाद मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी में तैनात हो जाता है। खास बात है कि खली सावन महीने के सोमवार का व्रत भी रखता है और इस दिन सिर्फ और सिर्फ दूध का सेवन करता है। हमारा जो डॉग है खासकर सोमवार के दिन वो केवल दूध का सेवन करता है, वो अन्य चीज़ें कुछ अननोन चीज़ें कुछ नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक बार फिर से स्कूल में बच्चों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उनके साथ आतिशी भी मौजूद थी। तस्वीरें दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर के सर्वोदय कन्या विद्यालय की हैं, जहां पहुंचने पर चंदन टीका लगाकर सिसोदिया का स्वागत किया गया। मनीष सिसोदिया ने कहा, जेल में उन्होंने सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों को मिस किया। पिछले 17 महीने से मैं अपनी जिंदगी में जो चीज मिस कर रहा था, स्कूलों में जाना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनके साथ बैठना, हंसना, बोलना, टीचर्स के साथ में बात करना। मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने मुझे फिर से मौका दिया और मैं वापस स्कूलों में आया हूँ, बच्चों के बीच में आया हूँ। दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली सरकार ने वक्फ बोर्ड को साल 2015 से 2022 के बीच 111 करोड़ रुपए दिए, फिर भी इमामों को वेतन नहीं मिल रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड पर आरटीआई से बड़ा खुलासा करते हुए एक्टिविस्ट ने सवाल उठाए हैं कि दिल्ली सरकार से मिले ग्रांट को वक्फ बोर्ड कहां खर्च कर रहा है। एक्टिविस्ट अजय बोस का दावा है कि 7 साल में 111 करोड़ का ग्रांट दिल्ली सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिया, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की मस्जिदों में इमाम और मौजिन को वेतन नहीं मिल रहे हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 2015 से 2022 के बीच दिल्ली सरकार ने वक्फ बोर्ड को 111 करोड़ दिए, जबकि 2021 से 2022 में 71 करोड़ 90 लाख दिए। 18 महीनों से मस्जिदों के इमाम और मौजिन को वेतन नहीं मिला। आज पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें आज कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आज की बैठक में राखी के त्योहार पर महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। साथ ही पंचायतों से जुड़े मामलों पर बड़े फैसले लिए जाने की भी उम्मीद है। पंजाब कैबिनेट की ये बैठक आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने जा रही है। इससे पहले कल चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी दलों के विधायकों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें पंजाब कैबिनेट के मंत्री भी शामिल हुए थे। पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र बुलाने की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। मानसून सत्र सितम्बर महीने के पहले हफ्ते में बुलाए जाने की उम्मीद है। विदेश फोगाट को लेकर अब सीएएस अपना फैसला 16 अगस्त को सुनाएगा। इससे पहले सीएएस का फैसला 13 अगस्त को आने की उम्मीद थी। विनेश फोगाट के मामले में सीएएस ने तीसरी बार फैसले देने का समय बढ़ाया है। अब 16 अगस्त को भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 9:30 बजे फैसला आ सकता है। सीएएस के फैसले के साथ ही ये तय हो जाएगा कि क्या विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं। भारत विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की वकालत कर रहा है। अगर फैसला विनेश के खिलाफ आया तो उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम कुश्ती मुकाबले के फाइनल से पहले फोगाट को वजन ज्यादा होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश का वजन 50 किलोग्राम की सीमा से 100 ग्राम ज्यादा था।
और अब खबर पेरिस ओलंपिक टीम के खिलाड़ियों से पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस के दिन इन खिलाड़ियों से मुलाकात कर सकते हैं। पेरिस ओलंपिक इस बार 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुए। इसके लिए भारत का 117 सदस्य दल पेरिस गया हुआ था, जिसमें से ज्यादातर खिलाड़ी अब वापस लौट आए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बाद दोपहर करीब 1 बजे हो सकती है। भारत ने इस बार पेरिस ओलंपिक में कुल 6 मेडल जीते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक के लिए रवाना होने से पहले भी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। किराना दुकानदार की हत्या के मामले में हसीना समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बांग्लादेश के अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देश छोड़ने के बाद शेख हसीना के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हसीना और उनके कैबिनेट में मंत्री रहे 2 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में एक बर्खास्त पुलिस प्रमुख का भी नाम है। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना के खिलाफ केस दर्ज होने की शुरुआत हो गई है। हसीना के खिलाफ अभी एक किराना दुकानदार की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। 19 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में पुलिस ने फायरिंग की थी। इस गोलीबारी में मोहम्मदपुर के किराना दुकान मालिक अबू सईद की मौत हो गई थी। और बांग्लादेश के हालात को लेकर एक बड़ी खबर। बांग्लादेश में एक बार फिर से विद्रोह की आशंका है। अवामी लीग समर्थक कर सकते हैं विद्रोह। अगस्त महीने में ही बड़े प्रदर्शन की आशंका है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर बड़े विद्रोह की आशंका बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस बार शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक ये विद्रोह कर सकते हैं, जो इसी महीने हो सकता है। बांग्लादेश में आरक्षण पर छात्र आंदोलन के चलते शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी थी। अब उनकी पार्टी उसी छात्र आंदोलन का जवाब देने की गुपचुप तैयारी में जुटी है। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना की पार्टी के 25 से ज्यादा नेताओं की हत्या कर दी गई। फिलहाल शेख हसीना भारत में है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ की खबर है। पटनी टॉप के पास चल रही आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है, फायरिंग जारी है।